मेरे प्यारे साथियों, आज क्लास टेंथ के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्लास टेंथ के ज्योग्राफी का जितना सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा बुक से, पूरे बुक से, उन सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। और उन सभी का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से करेंगे। चूँकि एक बार बनाने में काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 50-50 क्वेश्चन कर करके वीडियो को बनाया जाएगा। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो है पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पहला जो क्वेश्चन कहता है, हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में है, आप लोग बाबू गौर से देखिएगा। इसकी पहला जो क्वेश्चन में कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, या फिर पुनः पूर्ति योग, या फिर अजैव, या फिर अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा को क्या हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की करें। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस साल 2024 में पक्का है, 2024 में इस साल पक्का है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन का। यह जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। रट जाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन है 2024 में, इस बार फिक्स है एकदम 2024 में। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कोयला ना किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है ना, कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो इनमें से जो कोयला संसाधन है, ध्यान देखिएगा, कोयला जो संसाधन है वो हम बाबू नवीकरणीय संसाधन है। कोयला सॉरी अनवीकरणीय गलती हो गया, सॉरी। कोयला जो है ना एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब वह संसाधन जिसे एक बार हम प्रयोग कर लेंगे ना तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह समाप्त हो जाता है बाबू। और कोयला को बनने में ना वह काफ़ी साल लगता है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले कोयला का निर्माण हुआ है। जो झारखंड का कोयला है ना बाबू, वो तो सोचो कोयला का निर्माण करने में कितना साल लगता है, इसलिए उसे अनवीकरणीय संसाधन बोला गया है। अगला क्वेश्चन, कोयला से बता दें कि कोयला जो होता है उसका 4 प्रकार होता है। कोयला का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। पहला में याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला। पहला में क्या चीज? एंथ्रासाइट कोयला। ये काफी बाबू रट जाइएगा। दूसरा प्रकार बोले तो बाबू दूसरा प्रकार है बिटुमिनस। दूसरा प्रकार क्या है? बिटुमिनस। तीसरा प्रकार की हम बात करें तो तीसरा प्रकार बाबू लिग्नाइट। तीसरा प्रकार क्या है? लिग्नाइट। और चौथा की बात करें तो चौथा है पीट। सबसे बढ़िया कोयला बात किया जाए तो सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कोई को कहते हैं, सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट। सबसे घटिया बाबू पीट होता है, जो चौथा नंबर में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। मतलब कौन जो है वह समाप्त होने वाला है। सीमित का मतलब वो एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। क्या हवा समाप्त हो सकता है? नहीं। मिट्टी समाप्त हो सकती है? नहीं। सौर शक्ति मतलब सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है समाप्त होगा? नहीं। तो बाबू कोयला जो है ना एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो सकता है। तो ये जो हो जाएगा ना, इसका भंडार सीमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया 5 नंबर क्वेश्चन में कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन के नियोजित अनियोजित दोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के अनियोजित दोहन से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। जैसे मान लो ये भारत है बुआ, ये भारत का एरिया है। तो भारत में ये मान लो समुद्र इधर है, इधर जो समुद्र है इधर एरिया में, तो समुद्र में क्या कितना दूर तक उसका राष्ट्रीय संपदा हो सकता है? क्या पूरा दूर तक हो सकता है? तो नहीं। एक सीमा अंतर्गत किया गया है, वो लगभग बाबू 200 किलोमीटर क्षेत्र। ये जो नजर आ रहा है ना, ये अगर मान लो 200 किलोमीटर क्षेत्र है तो 200 किलोमीटर के अंतर्गत में उसका राष्ट्रीय संपदा कहा गया है। लेकिन उसके बाहर में अंतर्राष्ट्रीय संपदा में चल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 बाबू। अगला क्वेश्चन 6 के बाद हम 7 की ओर बात करें तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि तटरेखा से, कहां से? तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितनों किलोमीटर सीमा तक? तो
तो बाबू याद रखिएगा 200 किलोमीटर सीमा तक और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितना? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक। इसको नॉटिकल माइल्स भी कह सकते हैं, नॉटिकल माइल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि बताइए जैव एवं अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है। जैव एवं अजैव संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया? क्या स्वामित्व है, क्या विकास है, क्या समाप्तता, क्या उत्पत्ति? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो मानवों के द्वारा जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उस संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इनमें से कौन जो है ना वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अर्थात क्या पूछा गया है? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन कौन है? क्या वन को मानव बना सकता है? नहीं। नदियां बना सकता है? नहीं। खनिज बना सकता है? नहीं। तो ये तीनों की जो तीनों न बुआ, ये तीनों के तीनों जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। तो कहता है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, नहीं हो जाएगा बुआ नगर। नगर जो है ना वो एक प्रकार का मानव जनित संसाधन है जो मानव ने बना सकता है नगर को। आगे क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 की कहानी कहते हैं। तो क्वेश्चन 10 जो कहता है ना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बाबू काफी महत्वपूर्ण, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बाबू रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो डी जेनेरो है कहाँ? तो ब्राजील में है, याद रखिएगा। तो बाबू ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 11 में कहा गया है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? अगर बांधों में जल को रखा गया है तो बांधों में जल कौन संसाधन है? क्या भंडार है, संचित है, संभावी है कि विकसित हुआ? तो वो भंडार संसाधन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के बुआ 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर याद रखिएगा, इसके स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर हम पहला बात करें तो पहला होता है व्यक्तिगत, पहला क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। दूसरा की बात करें तो दूसरा होता है सामुदायिक, दूसरा क्या होता है? सामुदायिक होता है। तीसरा की बात करें तो राष्ट्रीय, और चौथा की हम बात करें, चौथा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के संसाधन होते हैं सामुदायिक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 के बाद 13 की बात करें तो कहा गया संसाधन नियोजन के कितने स्तर हो सकते हैं? तो संसाधन नियोजन के बाबू 4 स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। 13 के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 की हम कहानी करें तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपके सामने है, वो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बाबू वो हुआ था जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और अगर पूछ दिया जाए कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना वो कब हुआ था, तो बाबू याद रखिएगा 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। और अगर याद रखना बहुत ध्यान से दम कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो लगभग 178 बाबू, 178, लगभग 178 याद रखेगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता, रट जाएगा बुआ, ये वीवीआई क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है ना, ये क्वेश्चन को वीवीआई समझिएगा। वीवीआई क्या है ही है एकदम। चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, ये काफी बुआ वीवीआई क्वेश्चन है। रट जाएगा 2024। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। हुआ था कहाँ? तो याद रखिए वह टेहरी गढ़वाल जिला है। टेहरी गढ़वाल जिला में ये हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन करवाया था, जिसमें बातों क्या किया था? पेड़ों से चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव नहीं है अर्थात क्या पूछा गया है? जैव पूछा गया है। तो जैव बताइए कौन होगा? क्या इसमें हो सकता है जीवों का अंश? नहीं। चट्टान में हो सकता है? नहीं हो सकता है। खनिज वगैरह में सभी में नहीं होता हुआ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
ऑप्शन नंबर ए वनस्पति में बाबू जैव संसाधन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18 की बात करें तो 18 आपके सामने क्वेश्चन, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? विकास के स्तर के आधार पर इनमें से जो कौन है ना वो हमारा नहीं है, तो बाबू याद रखिएगा व्यक्तिगत जो है ना स्वामित्व के आधार पर है, व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर है कौन चीज? व्यक्तिगत संसाधन को। चलो अगला क्वेश्चन 18 के बाद 19 में कहा गया द पॉपुलर बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा बुआ, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है 1968। इस वाले क्वेश्चन को ना आप लोग फिर से ध्यान देख लीजिएगा, शायद ना इसका आंसर ये नहीं होने वाला है। आप चेक कर लीजिएगा बाबू इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग ना चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ना फिर से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन को फिर से चेक कर लीजिएगा, शायद ये कंफर्म नहीं है बाबू। अगला क्वेश्चन, अगला हम बात करें 20 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहा गया है कि क्लब ऑफ रोम ने कब संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? क्लब ऑफ रोम ने कब संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो बाबू रखा था 1900, याद रखिएगा क्लब ऑफ रोम ने शायद कंफर्म नहीं, एक सेकेंड सब 1968 में 1968 याद रखिएगा 1968 में कंफर्म बाबू 1968 कंफर्म। 20 के बाद अगर हम 21 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 21 की बात करें तो 21 जो हो जाएगा आपके सामने, वो 21 में क्वेश्चन कहता है कि बताइए नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय वो संसाधन जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वो संसाधन को नवीकरणीय कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा अगर हवा चल रही है तो मान लो आज नहीं चली तो कर सकती है, परसों चल सकती है, लेकिन क्या कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये तो समाप्त होने वाले संसाधन है, इसको अनवीकरणीय कह सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन जो हमारा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब के सब हमारा जो संसाधन होगा ना वो नवीकरणीय संसाधन होता है, वो नवीकरणीय संसाधन होता है। 21 के बाद 22 क्वेश्चन जो आपके सामने कहता है कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में? बाबू याद रखिएगा रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राजील में। रियो डी जेनरो है कहाँ? ब्राजील में। रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा, कौन ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का वर्ग है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का वर्ग है? तो ज्वारीय ऊर्जा को क्या हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो जो संसाधन को फिर से, वो हमारा हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित का मतलब होता है कि वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। क्या खनिज तेल कभी समाप्त होगा या ना होगा? याद रखिएगा खनिज तेल समाप्त होगा या ना होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? वो शुमशेर याद रखिएगा, वहाँ क्या लिखा हुआ? शुमशेर लिखा हो ना, शुमशेर। कौन था वो? शुमशेर याद रखिएगा। फिर से एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या कहा? स्मॉल ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ है सुमेकर, ये नहीं होगा वो, शुमशेर याद रखिएगा, शुमशेर। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुमशेर लिखा गया, शुमशेर याद रखिएगा, शुमशेर। ठीक, भले ही गलत नंबर आ गया था, वहाँ शुमेकर लिखा हो तो बोला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुमशेर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन का मतलब पूरे समाज का कौन नहीं है बुआ? तो याद करिए, चारागाह तो पूरे समाज का हो सकता है, भवन भी हो सकता है बुआ, शमशान भूमि हो सकता है, तो ये बाबू हमारा सामुदायिक संसाधन नहीं है। कृषि व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत, क्योंकि खेत किसी का नहीं होता बुआ, अपना होता है, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? फिर से आ गया बुआ, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? क्या मंदिर होगा? तो सामुदायिक संसाधन है। मस्जिद सामुदायिक संसाधन है। सार्वजनिक पार्क सामुदायिक संसाधन। तो बाबू घर जो होगा ना वो सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी। आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 के बाद अगर हम 28 की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 28 में कहता है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत संसाधन नहीं है, इसका मतलब पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन।
तो आप खुद बताइए कि प्राकृतिक संसाधन कौन होने वाला है। क्या भवन प्राकृतिक संसाधन है? तो भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या रेल लाइन? नहीं है। क्या स्कूल? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, पेड़ पौधे जो ना एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन में कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या पवन ऊर्जा पृथ्वी पर से समाप्त हो सकता है? नहीं समाप्त हो सकता है। तो जो ऊर्जा समाप्त नहीं होगा वो होता है वो नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 के बाद हम 31 की कहानी कर लेते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, 30 के बाद हम 31 की कहानी कर लेते हैं। सॉरी 30 ना, 29 हो गया ना, पवन ऊर्जा नवीकरणीय। 30 की कहानी कर लेते हैं। 30 में कहा गया आपके सामने कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में, तो राजस्थान में बुआ जल की कमी है। राजस्थान में जल की कमी है। याद रखिएगा राजस्थान में ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का जिसको कहते हैं थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल? थार मरुस्थल। राजस्थान में एक अरावली पर्वत है। राजस्थान में ही एक कौन पर्वत है? अरावली पर्वत। राजस्थान से बात और देखिएगा, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। खेतड़ी जो बुआ तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तांबे के लिए राजस्थान में जगह है खेतड़ी जो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में चंबल नदी बहती है। कौन नदी बहती है? चंबल नदी। चंबल नदी जो ना कोटा के किनारे है। कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा एक चीज़ और, क्या चीज़ याद रखिएगा, रावत भाटा, रणथंभौर। राजस्थान में दो चीज़ और रखिएगा, एक हुआ सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील। राजस्थान में एक और झील है जिसका नाम है डिडवाना झील राजस्थान में है। ये दोनों झील वो खारे पानी की झील है। याद रखिएगा राजस्थान से कहानी। अगला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन। ये जो क्योटो सम्मेलन है, पहले बात किया जाए कि क्योटो सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो क्योटो सम्मेलन हुआ जापान में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था। अब क्वेश्चन में आया कि क्योटो सम्मेलन हुआ था कब? तो 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। 1997 कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। जापान में। जापान की एक जगह हुआ, याद रखिएगा, हाँ क्योटो एक जगह क्या है? क्योटो, उसी में सम्मेलन हुआ था, इसलिए बोला गया क्योटो सम्मेलन, जापान का हुआ। अगला 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक का भंडार सीमित है? क्या सौर ऊर्जा सीमित है? नहीं। पवन ऊर्जा सीमित है? नहीं। समुद्री ऊर्जा सीमित है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। ये हमारा कोयला जो ना प्रकार का सीमित है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछा जाए कहाँ किया गया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बुआ? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन हुआ कहाँ? अभी बताए थे वो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन हुआ जापान में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और हुआ था कब? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 34 के बाद अगर 35 की हम बात करें तो 35 की जो कहानी कहता है वो क्या कहता है? 35 वो आ गया। 35 में कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ ये VVI है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम जाते हैं? तो +5 सम्मेलन। और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, +5 सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हमारा +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और हर 5 साल के बाद ये सम्मेलन किया जाता है बुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया वो VVI क्वेश्चन 2024 के लिए। ये VVI क्वेश्चन बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 37 विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्कॉटहोम में बाबू, स्कॉटहोम में विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किए थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किए थे? तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर ने कहाँ? तो याद रखिएगा वो गुजरात में, जगह का नाम याद रखिएगा गुजरात में। कौन नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। कहाँ? गुजरात में। किसने शुरू कहा? मेधा पाटेकर ने। अगला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? क्योटो जब सम्मेलन हो रहा था तो उस क्योटो सम्मेलन में सबसे पहले क्योटो सम्मेलन हुआ कब? 1997 में। इसमें कहाँ हुआ? जापान में हुआ। और कितने देश उसमें भाग लिए थे क्योटो सम्मेलन में? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो क्योटो सम्मेलन में तो देश भाग लेने वाले थे 159। ऑप्शन नंबर बी बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 के बाद अगर हम 40 की बात करें, 40 भी यह VVI हुआ 40। आप रट जाइए, VVI क्वेश्चन ये है, रट जाइएगा इसको क्वेश्चन को। 2024 जो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है ना, वो कभी भूले नहीं बाबू, उसको रट जाइए। 2024 में कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किसका है? तो बाबू ये क्वेश्चन जो महात्मा गांधी का है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। एक कथन और हम लोगों ने बोला था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। वो कथन किसने बोले थे? तो वो बोले थे वो जिम्मरमैन ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं, वो कथन किसने बोला था? जिम्मरमैन ने बोला था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 41 के पास कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? 41 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने वर्ष बाद त्रिस्तरीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद त्रिस्तरीय मतलब तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 सालों के बाद हुआ। 10 सालों के बाद हुआ था यह, 10 सालों के बाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, 10 सालों के बाद हुआ था, याद रखिएगा। अब कैसे हो सकता है? देखो 1900 शुरुआत हुआ था 1992 में और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 में। तो देखो 2002 में से 1992 को घटाएंगे ना तो वो कितना साल आएगा? 10 साल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 42 कहता है कि कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो गुजरात के भुज में। ये क्वेश्चन रखिएगा क्वेश्चन को, गुजरात के भुज में। 42 के बाद 43 में क्या क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ कौन ऊर्जा की प्रयुक्त है? राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ और कौन ऊर्जा ना? काफी बाबू है क्या? पवन ऊर्जा हो सकता है या सौर ऊर्जा हो सकता है या विद्युत ऊर्जा या इनमें से सभी। तो बाबू याद रखिएगा पवन ऊर्जा ना, सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा काफी पवन ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण को किस नाम से हम लोग जानते हैं? विश्व पर्यावरण को किस नाम से जाना जाता है? विश्व पर्यावरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या पावर हाउस प्रभाव या रीड हाउस सम्मेलन? तो बाबू याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण को हम लोग जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के ग्रीन हाउस प्रभाव। याद रखिएगा कौन था? विश्व पर्यावरण को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ग्रीन हाउस। याद रखिएगा ग्रीन हाउस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 आपके सामने है। कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को कितने देश भाग लिए थे? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 2002 को तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसमें भाग कितने देश लिए थे? तो लगभग 2000 देश के प्रतिनिधि। या देश के कितने प्रतिनिधि? लगभग 2000 बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो, याद रखिएगा। 45 के बाद 46 ध्यान से देखिएगा। 46 क्वेश्चन में क्या कहा? 46 क्वेश्चन में कहता है कि विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह कब आयोजित किया गया था? तो 1972 में। याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर बाबू डी हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 1972। ऑप्शन नंबर डी 1972 बाबू। ऑप्शन प्रथम विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 1972। 46 के बाद 47
47 नंबर क्वेश्चन देखो आ गया। ये क्वेश्चन हो चुका है बाबू कि शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसके द्वारा किसके विचार प्रकाशित हुए। मतलब शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह नाम है, शुमशेर की पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें किसके विचार प्रकाशित हैं। तो महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के, ऑप्शन नंबर सी। देखो पुस्तक किसी का और है और नाम किसी का और प्रकाशित है, महात्मा गांधी का। वो 47 के बाद 48 काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये बाबू VVI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुआ वाला क्वेश्चन भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, 2024 के लिए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बुआ। तो रेगुर मिट्टी। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार, कि रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी से हम बता दें कुछ क्वेश्चन और। काली जो मिट्टी है, यह काली मिट्टी यह पाया कहाँ गया है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया कहाँ गया है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी गई है, तो बाबू कपास के लिए बेहतर समझिएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी गई है, तो कपास के लिए। हाँ तेरा की क्या हो जाता है यार। काली मिट्टी जो किसके लिए किसके लिए मानी गई है, कपास के लिए। कपास की खेती होती है सबसे ज़्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, भारत में कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पता ना कैसे कैसे ये हो जाता है, समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन में काली मिट्टी उपयुक्त है। देखो क्वेश्चन आ गया कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी गई है, तो बाबू कपास के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो यहाँ सूती वस्त्र भी सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। सूती वस्त्रों की महानगरी कहा गया हुआ, इसको महाराष्ट्र को कहा गया। अगला क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कई बार, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा बुआ, झूठ नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि याद रखिएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी बुआ, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। बाबू ये 50 क्वेश्चन था, हमने 50 क्वेश्चन की बात किया था, 50 क्वेश्चन किया। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, PART पार्ट 1 है ज्योग्राफी का। अगले हम लोग आएंगे पार्ट 2 लेकर, जो 51 से चलेगा 100 तक। 51 से कहाँ तक चलेगा, 100 तक चलेगा। वो भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हम पूरा वीडियो करेंगे किसका, ज्योग्राफी का, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 तक में। ये बातों को ध्यान दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।